नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पेंक्रियाज के विषय में देखा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन इन सभी का पाचन है वो किस प्रकार से होता है। इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और इसमें कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और वो एंजाइम किस प्रकार से कौन से पदार्थ का पाचन करते हैं। इन सभी के विषय में हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। यह वीडियो 10th क्लास, 12th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और 12th क्लास वाले बच्चों के लिए है कि वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि आगे अभी जो स्कूल अब की बार आपकी लेट लगने वाली, इस कारण से जो सिलेबस है 12th क्लास का बायोलॉजी का वो बहुत ही बड़ा सिलेबस, क्योंकि 42 चैप्टर है उसमें। तो अभी से आप स्टार्ट कर देंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना एक साथ में बहुत सारे चैप्टर को याद करना या पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स से यही है रिक्वेस्ट कि अभी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत की बात करिए तो इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से जो स्टोमक होता है, इसी स्टोमक से आगे से क्या हो जाता है, छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। ये इस प्रकार से कुंडलित रूप में क्या होती है, फैली रहती है। और यहां से फिर ये बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। ये होती है छोटी आंत का पहला पार्ट, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, जिसे हम ड्यूडोनम भी कहते हैं। और छोटी आंत की जो लंबाई की बात करें तो ये 3 मीटर की समथिंग होती है। 3 मीटर होती है इसकी लंबाई, और ये जीवित अवस्था में इसकी लंबाई होती है। ये मुख्य रूप से बात करें तो 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला आ जाएगा, कहते हैं ड्यूडोनम, ड्यूडेनम, इसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। तो ये क्या होता है, यू आकार का होता है। यू आकार की रचना होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। और इसमें देखो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अग्नाशय वाहिनी इसमें आकर के खुलती है। अग्नाशय वाहिनी इसमें आकर के खुलती है, और ये अग्नाशय वाहिनी क्या करती है, अग्नाशय रस लेके आती है। अग्नाशय रस लेके आती है, और इस अग्नाशय रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, पाचन की क्रिया करते हैं, जिसके विषय में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अग्नाशय वाहिनी क्या करती है, अग्नाशय रस लेके आती है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पित्त वाहिनी होती है, पित्त वाहिनी ये पितरस लेके आती है पित्ताशय से। और ये पितरस क्या करता है, ये पाचन की क्रिया तो नहीं करता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के एंजाइम नहीं होते, लेकिन जो सॉल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, वो वसा का पायसीकरण करती हैं। ये दोनों ही आकर के कहाँ खुलती है, यहाँ पे खुलती है, क्योंकि यहाँ पे होती है जो
अग्नाशय ग्रंथि है वो, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया है, और यहाँ पे इसी में आकर के खुल जाती है पित्तवाहिनी। तो जहां पर ये खुलती है यहाँ पर एक क्या पाया जाता है, कपाट पाया जाता है या अवरोधनी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ओडई की अवरोधनी। ओडई की अवरोधनी कहते हैं। तो डुओडेनम यानी कि ग्रहणी की बात करें तो यू आकार की होती है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अग्नाशय वाहिनी इसमें अगर खुलती है क्या लेके आती है, अग्नाशय रस लेके आती है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि पाचन की क्रिया करते हैं। इसके बाद में पित्तवाहिनी होती है, ये आती है, ये क्या करती है, पित्तरस लेके आती है, जो पाचन की क्रिया तो नहीं करता है लेकिन क्या करता है, वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो जो ग्रहणी वाला पार्ट है, तो इसमें छोटी कुंडलित श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। छोटी कुंडलित श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्रंथियां कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में कि जो श्लेष्म ग्रंथियां जो कि ग्रहणी में पाए जाती हैं, उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्रंथियां कहते हैं। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, ग्रहणी या डुओडेनम में पाई जाती है। तो ये हो गया ग्रहणी, जो कि छोटी आंत का पहला पार्ट था। यू आकार का होता है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसमें अग्नाशय वाहिनी और पित्तवाहिनी खुलती है, जो कि अग्नाशय रस और पित्तरस लेकर के आती है। और इसकी जो भित्ति होती है उसमें छोटी कुंडलित श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। दूसरा भाग होता है, अब उसकी बात करते हैं। दूसरा भाग जो होता है वो होता है जेजुनम। जेजुनम होता है और ये स्टार्ट होता है यहां से, इसे हम कहते हैं अग्रशुद्रांत्र। हिंदी में क्या कहते हैं, अग्रशुद्रांत्र कहते हैं, या इसे हम जेजुनम कहते हैं। अग्रशुद्रांत्र या जेजुनम की बात करें तो ये इसकी जो लंबाई देखिए तो लगभग 1 मीटर इसकी लंबाई होती है। यानी कितना लंबा होता है, 1 मीटर होता है। और ये कुंडलित होता है लेकिन कम कुंडलित होता है, कुंडलित होता है लेकिन जो आगे इलियम आएगा उसकी तुलना में कुंडलित कम कुंडलित होता है। ये मध्य का भाग होता है, यानी कि छोटे आंत का बीच का भाग यही होता है। 1 मीटर इसकी लंबाई होती है, कुंडलित होता है और मध्य का भाग होता है, यानी कि अग्रशुद्रांत्र। अब नेक्स्ट जो ये वाला भाग है, आगे का जो अंतिम भाग है, इसे हम कहते हैं शुद्रांत्र, या इसे इलियम कहते हैं, इलियम या शुद्रांत्र। इलियम की जो लंबाई देखिए तो 1.75 मीटर इसकी लंबाई होती है। 1.75 मीटर इसकी लंबाई होती है, और ये अंतिम भाग होता है छोटी आंत का। अंतिम भाग होता है, सबसे अधिक कुंडलित होता है। सबसे अधिक कुंडलित होता है। जेजुनम यानी कि अग्रशुद्रांत्र की बात करें तो ये कम कुंडलित होता है और 1 मीटर इसकी लंबाई होती है, और ये मध्य का भाग होता है, यहाँ बीच का भाग होता है। इसके बाद में बात करें तो शुद्रांत्र होता है, इलियम होता है, ये 1.75 मीटर होता है। अंतिम भाग होता है, सबसे अधिक कुंडलित भाग होता है शुद्रांत्र। ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत की, ग्रहणी, अग्रशुद्रांत्र और शुद्रांत्र, या हम इंग्लिश में बोले तो डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसके बाद में बात करें तो इसमें देखो ये बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई होती है वो बड़ी आंत से क्या होती है, ज्यादा होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको हम छोटी आंत क्यों कहते हैं, इसकी लंबाई ज्यादा होने के कारण। बड़ी आंत होती है, इसकी लंबाई कम होती है लेकिन इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं, कारण ये कि जो छोटी आंत होती है इसका व्यास कम होता है, यानी कि ये पतली होती है, पतली नलिका रूपी संरचना होती है, इसका व्यास कम होता है, इस कारण से इसे छोटी आंत कहते हैं। लंबाई इसकी अधिक होती है बड़ी आंत से, लेकिन इसका व्यास कम होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। जो बड़ी आंत होती है इसका व्यास क्या होता है, अधिक होता है। बड़ी आंत का व्यास अधिक होता है
और इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है, छोटी आंत की तुलना में कम होती है। अब नेक्स्ट इसकी संरचना की बात करते हैं कि छोटी आंत की संरचना वो अंदर से किस प्रकार की पाई जाती है। ये तो सामान्य संरचना थी। जब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी भित्ति की संरचना देखते हैं, तो वो किस प्रकार से पाई जाती है। तो इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति में कुछ वलन पाए जाते हैं, श्लेष्मिका के वलन होते हैं। आंतरिक भित्ति में श्लेष्मिका के वलन पाए जाते हैं। और इन वलन को हम क्या कहते हैं, इन वलन को कहते हैं क्रेकरिंग के वलन। क्रेकरिंग के वलन कहा जाता है। तो इसकी संरचना देखिए तो इस प्रकार से होगी इसकी संरचना। ये जो संरचना होती है इसमें वो 3 स्तर पाए जाते हैं। तो सबसे नीचे मस्कुलरिस, इसके नीचे शिरोसा भी होता है। मस्कुलरिस के बाद में यहाँ पे सब म्यूकोसा होता है, और सब म्यूकोसा के जो ऊपर होता है श्लेष्मिका स्तर या म्यूकस। इस स्तर में क्या होते हैं, श्लेष्मिका, श्लेष्मा के बने हुए क्या पाए जाते हैं, क्रेकरिंग वलन पाए जाते हैं। और इन वलन को हम क्या कहते हैं, क्रेकरिंग के वलन कहते हैं। और इसकी जो माप होती है वो 8 mm, लगभग 8 mm के ये क्रेकरिंग के वलन होते हैं। अब इस क्रेकरिंग के वलन के ऊपर कुछ अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, यानी कि 1 mm के अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। यानी कि जो क्रेकरिंग के वलन होते हैं जो 8 mm के होते हैं, इनके ऊपर 1 mm के अंगुली के आकार के उभार उपस्थित होते हैं। और इन उभार को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रसांकुर, या इंग्लिश में इन्हें हम विली कहते हैं, विलाई भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ बुक में विलाई भी लिखा होता है, और सामान्यतः हम इसे विली कहते हैं। इसकी संरचना देखिए इस प्रकार से होती है। ये अंगुलीनुमा उभार होती हैं, इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। जो कंप्लीट पूरी भित्ति होती है छोटी आंत की, उसकी संरचना इस प्रकार से ही होती है। इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये जो उभार होते हैं इन्हें कहते हैं हम रसांकुर, जो कि अंगुली के आकार के होते हैं, या इन्हें हम विली कहते हैं। इसके बाद में देखो इनके ऊपर भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। वो कौन सी होती हैं, रसांकुर के ऊपर जो संरचना मिलती है वो होती हैं 1 माइक्रोमीटर की, और ये लगभग 1000 तक बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं। 1000 तक बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं। और इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, इन संरचनाओं को कहते हैं हम सूक्ष्मांकुर, या इन्हें हम माइक्रोविली कहते हैं। यानी कि जो रसांकुर होते हैं इनके ऊपर 1 माइक्रोमीटर के 1000 तक, संख्या कितनी होती है, लगभग 1000 तक इसमें क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविली पाए जाते हैं। किस प्रकार से होते हैं, देखो इस प्रकार पाए जाते हैं। इसमें ये कुछ संरचना छोटी हो गई है। इस प्रकार से सभी पे इस प्रकार की संरचना मिलती है।
इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जो श्लेष्मी का स्तर होता है उसके ऊपर कुछ वलन पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रेकरिंग के वलन कहते हैं। ये 8 mm के होते हैं, ये वाले क्रेकरिंग के वलन होते हैं। इसके बाद में इन क्रेकरिंग के वलन पर 1 mm की अंगुली नुमा उभार उपस्थित होते हैं जिन्हें हम रसांकुर या वेदी कहते हैं। जो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है ये क्या रसांकुर या वेदी है। इन रसांकुरों पर 1 माइक्रोमीटर की 1000 तक संख्या में सूक्ष्मांकुर या माइक्रोवेली पाए जाते हैं। ये जो होते हैं आपको जो पर्पल कलर में नजर आ रही है ये होते हैं सूक्ष्मांकुर, बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। और ये सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, ये सूक्ष्मांकुर मिलकर के ब्रूश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। आपने ब्रूश देखा होगा, उस ब्रूश में किस प्रकार से वो दाढ़ीनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं, उस प्रकार से उपस्थित होते हैं और ब्रूश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। और ये ब्रूश बॉर्डर क्या करता है, ये पाचन व अवशोषणीय सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है या क्षेत्रफल को बढ़ाता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कंप्लीट की जो श्लेष्मी का स्तर होता है उस पर क्रेकरिंग के वलन पाए जाते हैं। इनके ऊपर कुछ अंगुलीनुमा उभार उपस्थित होते हैं जिन्हें रसांकुर या वेली कहते हैं। और इनके ऊपर लगभग 1000 तक सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं, माइक्रोवेली पाए जाती हैं। ये माइक्रोवेली मिलकर के क्या करती हैं, ब्रूश बॉर्डर का निर्माण करती हैं। और ये ब्रूश बॉर्डर है पाचन और अवशोषणीय सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है जिससे कि अधिक मात्रा में अवशोषण हो सके, अधिक मात्रा में पाचन हो सके। सभी में देखो इसी प्रकार की संरचना मिलती है। ये आंतरिक जो संरचना होती है उसकी बात कर लिया हमने। हम नेक्स्ट बात करते हैं जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उसकी बात कर लेते हैं, कौन सी कोशिकाओं से सीक्रेट होते हैं। ये जो ऊपर है ये हमने अभी बात की थी, क्या होते हैं, क्रेकरिंग के वलन होते हैं। क्रेकरिंग के वलन होते हैं। इन वलनों के बीच में क्या होता है, यहां पर एक खांच पाई जाती है, एक ग्रत पाया जाता है। इस प्रकार से ग्रत उपस्थित होता है और इस ग्रत को हम क्या कहते हैं, इस ग्रत को कहते हैं लीबरकुन की गर्तिकाएं। इस ग्रत को कहते हैं लीबरकुन की गर्तिकाएं। लीबरकुन की गर्तिकाएं यानी कि जो क्रेकरिंग के वलन होते हैं उनके मध्य में, सभी के मध्य में होता है ऐसा ही, क्रेकरिंग के वलन के मध्य में क्या होता है, जो नीचे खांच उपस्थित होती है, जो ग्रत उपस्थित होता है उससे कहते हैं हम लीबरकुन की गर्तिकाएं। इस लीबरकुन की गर्तिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से इसमें क्या होती है, सेल्स उपस्थित होती हैं। और ये सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला जो है वो है पेनेथ कोशिकाएं। पेनेथ कोशिकाएं, पेनेथ कोशिकाएं क्या करती है, ये करती है, ये लाइसोजाइम का स्रावन करती है। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है उसका सिक्रेशन करती है। लाइसोजाइम के बारे में हमने पहले भी बात कर ली कि मुख गुहा में स्रावित होता है और मुख गुहा में जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो ह्यूमंस होता है उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं उन आंसुओं में भी क्या होता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। इसी कारण से हमें वहां पे इन्फेक्शन नहीं होता है। जो नाक से निकलने वाला द्रव होता है उसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है और वहां से भी हमें इन्फेक्शन से बचाता है लाइसोजाइम एंजाइम। मुख गुहा में पाया जाता है। और अभी हमने बात की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें जो पेनेथ कोशिकाएं होती हैं ये भी क्या करती हैं, लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रेशन करती है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है कलश कोशिकाएं।
कलश कोशिकाएं क्या करती हैं? कलश कोशिकाएं श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। कलश कोशिकाएं श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। इसके बाद में जो तीसरे प्रकार की सेल्स होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो होती हैं आंतरिक कोशिकाएं। आंतरिक कोशिकाएं, और ये आंतरिक कोशिकाएं जो आंतररस होता है यानी कि एंजाइमों का सिक्रेशन करती है, एंजाइमों का स्रावण करती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं लीबर खून की गर्तिकाओं में। पहले प्रकार की जो सेल्स होती है वो होती है पेनेत कोशिकाएं जो कि लाइसोजाइम का सिक्रेशन करती है, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। दूसरे प्रकार की सेल्स होती हैं वो कलश कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। और तीसरे प्रकार की सेल्स होती है जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं जो एंजाइमों का सिक्रेशन करती हैं। एंजाइमों के साथ में जल होता है, जल के साथ में जो जल अपघटन होती हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं, यानी कि आंतर रस का स्रावण करती है। किसके द्वारा होता है? आंतरिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस प्रकार से ये एंजाइम जो सीक्रेट होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं और ये किस प्रकार से कौन से पदार्थ का पाचन करते हैं, इनके बारे में अभी हम बात करते हैं। पीछे हमने छोटी आंत में यानी ग्रहणी में जो पाचन पढ़ा था, उस ग्रहणी में पाचन के बाद में हमने देखा था कि किस रूप में हमें जो प्रोटीन है वो प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो ग्रहणी में भोजन आता है, किस रूप में आता है? जो अग्नाशय रस से स्रावित होने के बाद जो पाचन हो जाता है, पाचन के बाद में जो प्रोटीन बचता है वो होता है अमीनो पेप्टाइड के रूप में। अमीनो पेप्टाइड के रूप में बच जाता है। अमीनो पेप्टाइड की लगभग 3 एमिनो एसिड की श्रृंखलाएं होती हैं। इसके लिए जो एंजाइम होता है वो होता है एमिनो पेप्टाइडेज। एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, ये क्या कर देता है? एमिनो पेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में बदल देता है। और डाइपेप्टाइड में 2 श्रृंखलाएं, 2 अणु जुड़े होते हैं एमिनो एसिड के। कुछ डाइपेप्टाइड पीछे भी बन जाते हैं। अब इन डाइपेप्टाइड के लिए एक एंजाइम होता है डाइपेप्टाइडेज, और ये एंजाइम क्या करता है? डाइपेप्टाइडेज को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ये अमीनो अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है? अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है। वो अमीनो पेप्टाइड को क्या करता है? डाइपेप्टाइड में बदल देता है, और डाइपेप्टाइड को फिर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम में अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमीनो अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो कि सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की, और ये बहुत ही सरल पदार्थ होती हैं। इनको हमारी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो इनको अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और ये किस प्रकार से अवशोषण होता है, ये अभी आगे जो हमारा नेक्स्ट जो चरण आएगा डाइजेशन का, उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो पदार्थ मिलते हैं हमें उनका अवशोषण कोशिकाएं करती हैं। इस प्रकार से प्रोटीन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। प्रोटीन के बाद में कार्बोहाइड्रेट की कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन पीछे हमने बात की थी कंप्लीट हो चुका था, जो कि अग्नाशय लाइपेज होता है उसके द्वारा। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो 2 अणुओं की श्रृंखलाएं होती हैं डाइसेक्राइड में हमने बदल दिया था कार्बोहाइड्रेट को। वो डाइसेक्राइड कौन कौन सी होती है? माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज। ये सभी क्या है? डाइसेक्राइड हैं। इनमें 2-2 अणु पाए जाते हैं शर्कराओं के। सेकेराइड की 2-2 अणु होती हैं। तो माल्टोज के लिए एंजाइम होता है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर के माल्टोज का 1 अणु बनता है। तो माल्टोज का पाचन होने के बाद माल्टेज एंजाइम के द्वारा इसे 2 ग्लूकोज के अणुओं में बदल दिया जाता है। सुक्रोज के लिए एंजाइम होता है सुक्रेज।
सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, इसे एक तो ग्लूकोज के अणु में बदल देता है और एक फ्रक्टोज का अणु होता है इसमें। यानी कि जो सुक्रोज डाइसेकेराइड होती है वो ग्लूकोज का एक अणु और फ्रुक्टोज का एक अणु इनसे मिलकर बनी होती है। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज के लिए लैक्टेज एंजाइम होता है, लैक्टोज के लिए लैक्टेज एंजाइम होता है, ये इसे ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में बदल देती है। ये भी क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है, जो दो, एक तो ग्लैक्टेज का अणु होता है, एक होता है ग्लूकोज का। सभी क्या होती हैं, डाइसेकेराइड होती हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि माल्टोज किन से मिलकर बनी होती है, दो ग्लूकोज के अणुओं से। सुक्रोज में एक ग्लूकोज का अणु होता है, एक फ्रुक्टोज का अणु होता है। लैक्टोज में एक ग्लैक्टोज का और एक ग्लूकोज का। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कंप्लीट हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के सिंपल रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं, जो कि मोनोसेकेराइड होते हैं। इनको हमारी कोशिकाएं आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड की। तो लिपिड हमें पीछे जो अग्नाशय रस के पाचन के बाद लिपिड हमें प्राप्त होता है मोनोग्लिसराइड के रूप में। मोनोग्लिसराइड के रूप में प्राप्त होता है। मोनोग्लिसराइड में एक तो होता है ग्लिसरॉल का अणु और इसके साथ में एक फैटी एसिड जुड़ा रहता है और इसके पाचन के लिए एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम इसे एक तो ग्लिसरॉल के अणु को अलग कर देता है और ग्लिसरॉल के साथ में जो वसी अम्ल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, इनको अलग कर देता, दोनों को अलग कर देता है। और ये सिंपल फॉर्म होती है लिपिड की, जिन्हें आसानी से हमारी कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार से छोटी आंत के अंदर पाचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका पाचन हो जाता है और आगे उनका पाचन किस प्रकार से होता है। अब छोटी आंत में बात करते हैं कि छोटी आंत में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका पाचन किस प्रकार से होता है। अग्नाशय रस में जब डीएनए और आरएनए का पाचन होने के बाद हमें न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है। न्यूक्लियोटाइड प्राप्त होता है और न्यूक्लियोटाइड में बात करें तो एक तो होता है फॉस्फेट का अणु और एक बीच में हमें शुगर जुड़ी रहती है और शुगर के साथ में नाइट्रोजनस क्षारक जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से ये तीन संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। अब होता क्या है कि इसके लिए एंजाइम होता है फोस्फेटेज। फोस्फेटेज एंजाइम होता है। ये फोस्फेटेज एंजाइम इस बॉन्ड को तोड़ देता है और फोस्फेट को अलग कर देता है और नई जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है न्यूक्लियोसाइड प्राप्त हो जाती है। और एक फोस्फेट का अणु इसमें निकल जाता है और पीछे बच जाता है जो शुगर होती है वो होती है और शुगर के बाद में इससे जुड़ा रहता है नाइट्रोजनस क्षारक। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनमें तीन अणु होते हैं। ये आपको ध्यान रखना कि दोनों संरचना में बहुत बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। इसमें फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस क्षारक ये तीनों संरचनाएं उपस्थित होती है, तीनों जुड़ी रहती हैं। फॉस्फेट एंजाइम की सहायता से क्या होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है। पीछे क्या हो जाती है, शुगर और नाइट्रोजनस क्षारक बच जाती है। ये जो संरचना होती है ये कहलाती है न्यूक्लियोसाइड। इसमें दो संरचनाएं होती हैं, इसमें तीन होती हैं। फॉस्फेट अलग हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, इसके लिए एक एंजाइम होता है न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, इन दोनों को अलग कर देता है। यानी कि शुगर हमें अलग प्राप्त हो जाती है और नाइट्रोजनस क्षारक हमें अलग प्राप्त हो जाते हैं और इन्हें हमारी कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करके नए डीएनए आरएनए का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से कंप्लीट पाचन की क्रिया संपन्न होती है। न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट एंजाइम क्या कर देता है, फॉस्फेट को अलग कर इसे न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है। न्यूक्लियोसाइड के लिए एंजाइम होता है न्यूक्लियोसाइडेज, जो इसे शुगर और नाइट्रोजनस क्षारक को अलग अलग कर देता है।
इसके बाद में इन तीनों ही कंपोनेंट्स को कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और नए डीएनए का निर्माण होता है। अब ये तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसमें कंप्लीट जो पाचन की क्रिया होती है वो होगी। इसके बाद में देखो कुछ टर्म्स आती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले मुख गुहा में पाचन किया था, तो मुख गुहा में पाचन के बाद में भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। आमाशय में पाचन के बाद क्या कहलाता है भोजन? आमाशय में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है? कायन कहलाता है। और छोटी आंत में पाचन के बाद भोजन, छोटे आंत में पाचन के बाद भोजन वो कायल कहलाता है। तो ये ध्यान में रखिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि मुख गुहा में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। आमाशय में पाचन के बाद भोजन क्या कहलाता है? कायन कहलाता है। और छोटी आंत में पाचन के बाद भोजन कायल कहलाता है। और इस प्रकार से जो कंप्लीट पाचन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो छोटे आंत में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सबसे पहले पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। और कंप्लीट पाचन कहाँ होता है? छोटे आंत में होता है। इसके अलावा हम बात करें, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो वो मुख गुहा से शुरू होता है। और वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो छोटे आंत से शुरू होता है। प्रोटीन का पूछ ले कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो होता है आमाशय से। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने छोटी आंत में होने वाले पाचन के विषय में देखा था, जिसके द्वारा हमने जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट इनको सिंपल फॉर्म में प्राप्त कर लिया था। प्रोटीन को हमने एमिनो एसिड में, जो कि कोशिकाएं आसानी से इसको अवशोषण कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड अणु में यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में बदल लिया और इनको आसानी से कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं। और तीसरा जो वसा होती है उसमें मोनोग्लिसराइड को क्या किया था हमने? जो ग्लिसरॉल होता है और वसी अम्ल उनमें बदल दिया। और इसके बाद में जो डीएनए, आरएनए होते हैं इनको हमने शुगर और नाइट्रोजनस क्षारक में बदल दिया और फॉस्फेट प्राप्त हो गया। इन सभी को हमारी कोशिकाएं आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। किस प्रकार से इनका अवशोषण होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जितने भी जो बच्चे हैं 12th क्लास के वो आसानी से इनको देख सके और आसानी से उनकी तैयारी आगे चलती रहे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कई आप ऐसे भी हैं जो वीडियो को मतलब शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।